कहते हैं कि मौत को भी एक न एक दिन मौत आनी है, यानी कि जो भी इस दुनिया में ज़िंदा है, जो इसमें जान होती है, उसका मरना निश्चित है। आज की कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में जिन लोगों की मौत हुई थी, उन लोगों की मौत बेवजह हुई थी। उन लोगों के मरने का कोई निश्चित समय नहीं था, लेकिन जिस कारण उनको मारा गया था वो वाकई अपने आप में भयानक होता है। जब लोगों को इस घटना के बारे में मालूम होता है, पता चलता है कि एक व्यक्ति ने बेवजह अपने निजी स्वार्थ पूरे करने के लिए एक दो नहीं लगभग 35 बालकों को यूं ही मार दिया था, तो न केवल उस प्रदेश में बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी खलबली मच गई थी। न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को तलाश करने के लिए उस इलाके की ओर दौड़ पड़ते हैं और उस हत्यारे से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। साथ ही इससे भी बड़ा सवाल ये होता है कि इस घटना को आज 7 साल का समय बीत जाता है और 7 साल के बाद भी उस हत्यारे के साथ क्या होता है आज तक किसी को पता ही नहीं चलता है। न टेलीविज़न, न सोशल मीडिया, ना ही अखबार, किसी ने भी इस बात की अपडेट सूचना ही नहीं दी कि आखिरकार उस हत्यारे का अंजाम हुआ तो क्या हुआ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है बेगमपुर, और इसी इलाके का एक इलाका लगता है जैनपुर। दरअसल एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास रही होगी, 14 जुलाई 2015 की दोपहर को अचानक ही वो घर से लापता हो जाती है। घर से खेलने के लिए निकली थी। आसपास के जो घर हैं वो बहुत कम घर थे, बाकी कहीं खंडर है तो कहीं प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह से उस बच्ची को उनके घर वालों ने शाम तक बहुत ज़्यादा ढूंढा, सब जगह तलाश किया, लेकिन कई घंटे की मशक्क़त के बाद भी जब पता नहीं चलता है तो परिवार वाले परेशान होकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर बताते हैं कि उनकी 6 साल की लड़की है जो कि अचानक से गायब हो गई है। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, यानी कि 18 जुलाई 2015 की दोपहर में ही एक राहगीर जब उस इलाके से निकल रहा था तो वहाँ से कुछ दुर्गंध आ रही थी, और वो उस घर से ज़्यादा दूर नहीं था, महज 500 मीटर की दूरी पर था। सुनसान इलाका था। उस घर के खंडर में कोई रहता नहीं था, महज 4 दीवारी उसकी थी। जब उस व्यक्ति ने इसमें दुर्गंध आने की सूचना आसपास के लोगों को दी, क्योंकि वहाँ बच्ची गायब हुई थी और हर व्यक्ति चिंतित था एक बच्ची को लेकर। लोग भी मौके पर आते हैं, पुलिस भी मौके पर आती है। पुलिस मौके पर आकर देखती है तो सचमुच वही लड़की, उसके कपड़ों के आधार पर पहचान कर ली जाती है। वो मरी हुई थी, उसकी बॉडी अब सड़ रही थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। बस ये देखकर न केवल घर वाले परेशान होते हैं बल्कि आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं, देखकर कि लड़की अभी 2, 4, 5 दिन पहले तक तो कितनी अच्छी थी, खुशहाल रहती थी, खुशी खुशी रहती थी, सबके साथ अच्छे से बात करती थी, और ये इसका जो सांसें हैं वो ज़िंदगी भर तक के लिए शांत हो गई हैं। साथ ही कभी भी ज़िंदगी में बोल भी नहीं सकती, यानी कि वो मर चुकी थी। पुलिस वालों ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के साथ ही पुलिस ने अपने डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और कई ऐसी टीमों के माध्यम से ये जाँच पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार इस बच्ची के साथ हुआ है तो क्या हुआ है। तभी पुलिस को जांच पड़ताल में वहां पर एक डीएल मिलता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। उस ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर पता चलता है कि यहाँ पर एक सनी नाम का कोई लड़का था, उसका ये ड्राइविंग लाइसेंस है जो पड़ा हुआ था। पुलिस वाले के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई था तो वो लड़का था जिसका नाम सनी होता है, और सनी के पास अब पुलिस जाने की कोशिश कर रही थी। तो जाते जाते आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्क़त के बाद सनी को पकड़ ही लिया, लेकिन पकड़ा वो जिस हाल में था, जिस रूप में था, पुलिस उसे देखकर भी हैरान थी, परेशान थी। दरअसल वो लड़का हॉस्पिटल के अंदर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। जब पुलिस वालों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की कि तुम्हारे शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो कैसे हैं और क्यों हैं, तभी डॉक्टर आते हैं कि मरीज़ को परेशान मत करिए, मरीज़ कई दिनों से इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, ये बोलने की कंडीशन में नहीं है। जब पुलिस वाले इस लड़के का रिकॉर्ड जानने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि ये लगभग 10 जुलाई से यहाँ पर भर्ती है, जबकि लड़की गायब हुई थी 14 जुलाई की दोपहर को। अब पुलिस के लिए ये भी एक परेशानी का सबब बन जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति तो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वहाँ पर इसका लाइसेंस क्या कर रहा था। तभी पुलिस वाले डॉक्टर से कहते हैं कि सिर्फ एक सवाल करना है, एक सवाल के बाद यहाँ से हम चले जाएंगे। पूछते हैं कि तुम्हारा जो डीएल है वो कहाँ है। तभी वो अपना पर्स के बारे में बताता, कहता है कि साहब कई दिन पहले मेरे दोस्त हैं रविंद्र कुमार, जो कि बस कंडक्टर है, उससे मेरा झगड़ा हो गया था। उसके दोस्त ने मिलकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की और वो जाते जाते मेरा पर्स लूट कर चला गया था, और तभी मैं जब गंभीर रूप से घायल हो गया था, मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने हम लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया और यहीं पर मेरा इलाज चल रहा है। जब बात रविंद्र कुमार का नाम सामने आता है तो पुलिस वाले और सतर्क हो जाते हैं और सचेत होते हैं। अब रविंद्र कुमार की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई दिनों की मशक्क़त के बाद
तब जाकर ये 19 जुलाई या 20 जुलाई के आसपास रविंद्र कुमार ही मिल जाता है। रविंद्र कुमार जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं का एक गंज दुआरे गांव लगता है, वहां का रहने वाला था, जो कि यहाँ दिल्ली के उत्सव विहार में अपने किराए के मकान में रहता था। उसके पिता प्लम्बर का काम करते थे और उनके साथ वो रहता था। साथ ही वो लड़का कंडक्टर का काम करता था। अब उस लड़के की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। पुलिस वाले कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार रविंद्र कुमार को भी तलाश कर लेते हैं। रविंद्र कुमार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। रविंद्र से पूछ रहे थे कि इसका पर्स तुम कहाँ लेकर गए और तुमने उस पर्स का क्या किया। तभी वो ज़्यादा देर तक पुलिस वालों के सवालों के जो सवाल कर रहे थे उनमें वो उलझ गया और जो सच था आखिरकार उसके बताने पर वो मजबूर हो गया, क्योंकि पुलिस वालों ने अपने तरीके से, जो पुलिस का तरीका होता है, थर्ड डिग्री कहें या कुछ और तरीका, उससे जब बातचीत करने की कोशिश की तो वो इस बच्ची के बारे में बताने की कोशिश ही कर रहा था, तो उसे खामोश हो जाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। तब वो बताता है तो चौंकाने वाली बात सामने रखता है। वो कहता है कि उसने इस बच्ची का अपहरण किया था। अपहरण के बाद उसने जब उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की तो लड़की ने शोर मचाने शुरू कर दिया। जब शोर मचाना शुरू कर दिया तो उसके मुंह पर हाथ रखा और तब तक उसके मुंह पर हाथ रखे रखा उसने, जब तक क्या उस लड़की की सांसें थम नहीं गईं। उसके बाद उसने उसके साथ मर्जी के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वहाँ से वो चला जाता है और जाते जाते उसका पर्स वहाँ से छोड़ जाता है। पुलिस वाले उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तब जो उसने बताया वो इससे भी चौंकाने वाली बात थी। दरअसल वो अपने गांव गजद्वारे से ही पहली बार सन 2008 में इस तरह की घटना को अंजाम देता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार ये सब क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी। तो बताता है कि बचपन में दोस्तों के साथ वो कुछ ऐसी गंदी फिल्में देखता था। दोस्त उसे शराब पिलाया करते थे। जब शराब पिलाते थे, अब गंदी फिल्में देखते थे तो वैसा ही करने का मन करता था। और एक बार 1985 की एक फिल्म आई थी सामरी और मम्मी। इन दोनों फिल्मों को देखकर उसने कुछ सीखा कि यहाँ से अगर आइडिया मिलता है उसको, वो किसी को मारेगा और यदि वो चीखेगा, मारने के बाद उसको कुछ भी कर सकते हैं उसकी लाश के साथ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक वैसे ही इसने इस 6 साल की बच्ची के साथ किया था। 2008 में उसने गांव के 2 बच्चों का अपहरण किया और इसी तरह से उनको मार दिया। लेकिन गांव के उन लोगों ने कोई FIR दर्ज ही नहीं कराई थी और उसके बाद उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। जब मामा के घर गया तो मामा के घर, बुआ के घर गया तो बुआ के घर और आसपास के रिश्तेदारों में गया तो वहाँ जहाँ भी उसको ऐसे बच्चे दिखाई देते थे जिनका विरोध करने में असमर्थ थे, जिनकी उम्र 2.5 साल से ज़्यादा है और 10 साल से 2.5 साल से ज़्यादा होती थी और 10 साल से अधिक नहीं होती थी, ऐसे बच्चों को तलाश करता था और बच्चों को किसी न किसी बहाने से, टॉफ़ी के, चॉकलेट के या किसी के सामान के बहाने से वो साथ ले जाया करता था और साथ ले जाने के बाद पहले उनकी गला घोंटकर हत्या कर देता था या उनकी सांसें रुक दिया करता था और तब उनकी लाश के साथ वो घिनौना कृत्य किया करता था। और उसने 1-2 नहीं, लगभग 35 बच्चों के साथ उसने ऐसे ही किया। इसमें उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़, मुंडका, कुराला, गंजद्वारे, हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जब ये लोगों को पता चलता है कि एक बच्ची ही नहीं बल्कि इसने 35 बच्चों के साथ ऐसा ही घिनौना कृत्य किया है सन 2008 से 2015 तक, यदि वो सनी का पर्स वहाँ छोड़ के नहीं जाता, यदि सनी का वो DL वहाँ छोड़ के नहीं जाता, तो रविंद्र कुमार की जो हरकतें थी, रविंद्र कुमार की जो आदतें थीं, वो कभी जनता के या लोगों के सामने आते ही नहीं। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल तो ज़रूर भेज दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पुलिस ने क्या चार्जशीट लगाई, उसको क्या सज़ा मिली है, कहीं भी मैंने ये जानने की कोशिश की तो कोई अपडेशन नहीं मिला। यही देखकर, यही समझकर हैरानी होती है, परेशानी होती है कि आखिरकार हमारे देश का कानून जिस शिथिलता से काम करता है और कई बार सबूत होते हुए भी ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और ये आरोपी इस तरह से बसते चले जाते हैं। इस रविंद्र कुमार के मामले में भी कोई जानकारी आगे मिल नहीं पाई। इसलिए अफसोस की बात है कि ऐसे अपराधी भी अपराध करने के बाद कई साल तक जिंदा रहते हैं और कानून कुछ कर नहीं पाता है। ये वाकई अफसोस की बात है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जब एक पत्रकार ने इस व्यक्ति से अपने ऑन कैमरा बातचीत करने की कोशिश की तो वो ये कहता है कि आखिरकार तुम इन बच्चों को क्यों मारते थे, क्यों इनके साथ ऐसा करते थे। तो वो कहता था कि बच्चे शोर नहीं मचाते थे और ख़ासकर वो ऐसे गरीब बच्चों को चुनता था जिन गरीब बच्चों के माँ बाप कुछ ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकें या फिर कानून का सहारा न ले सकें, इसलिए वो ऐसे बच्चों को चुनता था। और वो नशे का इस कदर आदी हो चुका था कि नशे की हालत में ही वो इस तरह का घिनौना कृत्य करता था। दोस्तों, जाते जाते आज दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का पर्व है और दीपावली का पर्व आप सब लोग बहुत ही खुशियों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं, एक दूसरे को बधाइयाँ भी दें, साथ ही मिठाइयाँ भी दें और सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।